सृष्टि गोयल। हाँ ज्वाइन हो गया ना सृष्टि, आ गई ना अब आवाज? हाँ बेटा अब सही है सृष्टि, अब सही है। यस मैम। हाँ बेटा। औरों को जान दो सृष्टि ज्वाइन, पहले हो रहे थे निकिता वगैरह, देख लेते हैं, नहीं तो आपका तो ले लेंगे अभी। सृष्टि इसके बाद क्लास तो नहीं है कोई? मैम 5:10 पे है एजुकेशन। 5 बजे है? 5:10 पे। 5:10 पे है तो सभी की होती है कि आपकी प्रतिभा? चलो अभी जितना हो सकता है ले लेते हैं। प्रतिभा आई है, सृष्टि आई है, रुचि कुमारी मीना आ गई। प्रतिभा शर्मा, रुचि कुमारी मीना। चलो ठीक है, इसको जल्दी ले लेंगे 10 मिनट में अपन, फिर उसकी बात कर लेंगे अच्छी तरह से। अभी तो रुचि कुमारी मीना आ गई, सृष्टि गोयल, प्रतिभा शर्मा, अनुष्का भी आई थी अभी, निकिता अंजना, वो बीच में कनेक्शन का हो गया। तो अभी मैं प्लास्टर्स के बारे में आपको बताती हुई आ रही हूँ। अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? प्लास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब लवक के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो पादप जगत में जीवाणु नीले हरे शैवाल एवं कवकों को छोड़कर सभी पादपों की कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े किंतु केंद्रक से छोटे कोशिकांग लवक प्लास्टिड्स कहलाते हैं। तो प्लांट्स में प्लास्टिड्स की उपस्थिति एक मुख्य लक्षण है, जिसके आधार पर जंतुओं को पादपों से विभेदित किया जा सकता है। किंतु कुछ जंतु कोशिकाओं जैसे युग्लिना में अपवाद के रूप में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार हीकेल ने इन कोशिकाओं को लवक कहा था, किंतु एएफडब्ल्यू शिम्पर ने प्लास्टिड्स को प्लास्टिकास मोल्डेड ढाले गए कहा। मतलब क्या कहा था बेटा? कि कुछ जंतु कोशिकाओं जैसे युग्लिना में अपवाद के रूप में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, लेकिन हीकेल ने इन कोशिकाओं को प्लास्टिड्स को लवक कहा, किंतु एएफडब्ल्यू शिम्पर ने इन्हें प्लास्टिकास मोल्डेड ढाले गए कहा। इनका मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण व संचय करना होता है, और ये जीवित संरचनाएं होती हैं, अर्थात विभाजित होकर संख्या में वृद्धि करती हैं। इनकी उत्पत्ति पूर्ववर्ती संरचनाओं से होती है, जिन्हें प्रोप्लास्टिड्स कहते हैं। मतलब प्लास्टिड्स की उत्पत्ति पूर्ववर्ती संरचनाओं से होती है, जिन्हें प्रोप्लास्टिड्स कहते हैं। तो उच्च पादपों में वह सभी कोशिका द्रव्यी संरचनाओं का समूह जिनमें प्राकृतिक वर्णक नेचुरल कलर्ड सब्सटेंसेस, लिपिड्स, प्रोटीन्स तथा कार्बोहाइड्रेट संचित रहते हैं, प्लास्टिड्स कहलाते हैं। किंतु निम्न पादप समूह जैसे नीले हरे शैवाल, कवक व कुछ प्रोटोजोआ के सदस्यों में सुविकसित झिल्ली आबद्ध प्लास्टिड्स के स्थान पर प्लास्टिड समान संरचनाएं क्रोमेटोफोर्स पाई जाती हैं। अब एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, वो है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड्स पे।
मतलब प्लास्टिड्स के क्लासिफिकेशन पे एक स्लाइड है, तो ये देखना बेटा, प्लास्टिड्स का वर्गीकरण। तो प्लास्टिड्स को उनमें संचित भोजन व विभिन्न वर्णकों, विभिन्न पिगमेंट्स की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर निम्न समूह में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड एमाइलोप्लास्ट, तीसरा है इलियोप्लास्ट, एक है प्रोटीनोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट व क्रोमोप्लास्ट। तो अपन बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो इन प्लास्टिड्स में वर्णक नहीं पाए जाते, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनका मुख्य कार्य विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स तथा प्रोटीन संचय करना होता है। और ये ल्यूकोप्लास्ट आकृति में गोलाकार अथवा छड़नुमा होते हैं। वह पादपों की, प्लांट्स की भ्रूणीय जनन तथा मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वितरित रहते हैं। तो इनमें मतलब ल्यूकोप्लास्ट में संचित होने वाले पदार्थों के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अमाइलोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट किसे कहते हैं? स्टार्च संचित करने वाले रंगहीन कलरलेस प्लास्टिड्स एमाइलोप्लास्ट कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से स्टार्च संचित करने वाले कंदों, ट्यूबर्स, बीजपत्रों तथा भ्रूणपोष कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनमें न्यूक्लियोटाइड्स व राइबोसोम्स पाए जाते हैं। दूसरा है बेटा इलियोप्लास्ट। तो इन प्लास्टिड्स का इनका मुख्य कार्य तेल संचित करना होता है। ये इलियोप्लास्ट एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पादपों के सीड्स में, बीजों में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑर्किडेसी तथा लिलिएसी कुलों के पादपों की अधिचर्मीय कोशिकाओं में असंगठित प्लास्टिड्स संगलित होकर तेल की बूंदें बनाते हैं। एक है बेटा प्रोटीनोप्लास्टिड्स और एल्यूरोप्लास्ट। तो प्रोटीन संचित करने वाले रंगहीन प्लास्टिड्स प्रोटीनोप्लास्ट कहलाते हैं, जैसे कि बेटा हेलीबोरस की अधिचर्मीय कोशिकाओं व रिसिनस के बीजों तथा ब्राजील नट में प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट किसे कहते हैं। तो रंगीन कलर्ड प्लास्टिड्स क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। पादपों में क्रोमोप्लास्ट तना, पत्ती, पुष्प व फलों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनमें पाए जाने वाले वर्णकों के रंगों के आधार पर क्रोमोप्लास्ट को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो बेटा है क्लोरोप्लास्ट, एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा अपन देखेंगे फियोप्लास्ट, एक देखेंगे रोडोप्लास्ट। तो अपन किसकी बात करते हैं? सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। तो हरे रंग के वर्णक युक्त प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। इनमें क्लोरोफिल बी वर्णक तथा डीएनए व आरएनए पाए जाते हैं। ये प्लास्टिड्स मतलब क्लोरोप्लास्ट उच्च श्रेणी के पादपों व हरे पादपों में या हरे शैवालों में पाए जाते हैं। बायोलॉजिकली मतलब जैविकीय रूप से ये क्लोरोप्लास्ट अत्यधिक महत्वपूर्ण प्लास्टिड्स हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं। मतलब अपवाद रूप में मक्का की पत्ती की शीट कोशिकाओं तथा कुछ अन्य घासों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं फियोप्लास्ट। तो फियोप्लास्ट क्या होते हैं? जिन प्लास्टर्स में भूरे अथवा पीले रंग का वर्णक पाया जाता है, फियोप्लास्ट कहलाते हैं। भूरे शैवालों में मतलब फियोप्लास्ट ब्राउन एल्गी, भूरे शैवालों जैसे कि डायटम्स
तथा डायनोफ्लैजिलेट्स की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बूढ़े शैवालों में पाया जाने वाला भूरा वर्णक फ्यूकोजेंथिन ही प्रकाश ऊर्जा रेडिएट एनर्जी को अवशोषित कर क्लोरोफिल को स्थानांतरित करता है। मतलब भूरे शैवालों में पाया जाने वाला भूरा वर्णक फ्यूकोजेंथिन ही प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर क्लोरोफिल को स्थानांतरित करता है और यह वर्णक फ्यूकोजेंथिन क्लोरोफिल के हरे रंग को दबा देता है। अब है रोडोप्लास्ट, ये लाल रंग के प्लास्टिड्स हैं क्योंकि लाल शैवालों रोडोफाइसी के सदस्यों में पाए जाते हैं। इनमें लाल रंग का वर्णक फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। यह वर्णक फाइकोएरिथ्रिन भी फ्यूकोजेंथिन के समान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर क्लोरोफिल तक स्थानांतरित करता है। तो ब्राउन एल्गी भूरे शैवालों तथा उच्च पादपों में पाए जाने वाले क्रोमोप्लास्ट के अध्ययन से ज्ञात होता है कि दोहरी झिल्ली आबद्ध संरचनाएं होती हैं जिनमें मैट्रिक्स पाया जाता है। भूरे शैवालों तथा उच्च पादपों में पाए जाने वाले क्रोमोप्लास्ट के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये धोरी झिल्ली आबद्ध संरचनाएं होती हैं जिनमें मैट्रिक्स स्ट्रोमा पाया जाता है। मैट्रिक्स में खुरदरी सतह वाली लैमेली मतलब पटलिकाएं पाई जाती हैं और ये विभिन्न आकृतियों के जैसे कोणीय, एंगुलर, स्फेरिकल, गोलाकार, सूचाकार, नीडल शेप अथवा रोम्बोइडल बहुभुजी हो सकते हैं। तो आप ये देख रहे हो पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमोप्लास्ट का ये आपको डायग्राम दिखाया है। अब बात करते हैं क्रोमेटोफोर्स। तो क्रोमेटोफोर्स जीवाणु, नीले हरे शैवालों तथा कुछ कवक कोशिकाओं में वर्णक विशिष्ट झिल्ली आबद्ध कोशिकांगों में नहीं पाए जाते हैं। इनमें वर्णक सकेंद्रीय वलयों अथवा प्लेट्स के रूप में व्यवस्थित पटलिकाओं में पाए जाते हैं जिन्हें क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के क्रोमेटोफोर्स निम्नानुसार होते हैं। एक तो है बेटा बैक्टीरियल क्रोमेटोफोर्स, जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमेटोफोर्स। दूसरा है कैरोटीनॉइड्स के बारे में बात करेंगे। तीसरा अपन बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट, लास्ट बात करेंगे। पहले बात करते हैं जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमेटोफोर्स। तो बैक्टीरियल क्रोमेटोफोर्स कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी प्रकार ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टीरियो विरिडिन नामक वर्णक क्रोमेटोफोर्स में पाया जाता है। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल इंफ्रारेड लाइट को अवशोषित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। इसी प्रकार नील हरे शैवालों में नीला हरा वर्णक सी फाइकोसाइनिन व सी फाइकोइरेथ्रिन क्रोमेटोफोर्स में पाए जाते हैं। यह भी प्रकाश अवशोषित करके क्लोरोफिल को स्थानांतरित करते हैं। इनका मुख्य कार्य शैवालों को रंग प्रदान करना होता है। अब है कैरोटीनॉइड्स। ये कुछ जीवाणुओं में कैरोटीनॉइड्स कुछ जीवाणु, कवक, पके हुए फलों तथा पुष्प आदि में पाए जाते हैं। जीवाणु तथा कवकों के कैरोटीनॉइड्स में कैप्सेंथिन वर्णक पाया जाता है। इसी प्रकार शैवालों तथा अन्य पादपों में कैरोटीनॉइड्स में विभिन्न प्रकार के वर्णक जैसे फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल्स तथा कैरोटीन पाए जाते हैं। कई बार क्लोरोप्लास्ट में अप्रकाश संश्लेषी वर्णकों के इकट्ठा होने से बन जाते हैं जैसे टमाटर में लाइकोपीन, किंतु इन पिगमेंट्स के संश्लेषण के लिए जीन केंद्रक में ही पाए जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न पुष्पों व फलों में लाल, पीले अथवा भूरे रंग के कैरोटीन पाए जाते हैं। वह कोशिका की फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशीय श्वसन से रक्षा करते हैं।
तो विभिन्न प्रकार के प्लास्टिड्स आपस में समजात होमोलोगस होते हैं। इन सबकी उत्पत्ति प्रोप्लास्टिड से होती है, किंतु ये आपस में एक दूसरे के रूप में बदल सकते हैं। तो सभी प्लास्टिड्स में से पौधों के जीवन में क्लोरोप्लास्ट का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट ही वे अंगक हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। वह यही ऊर्जा सभी सजीवों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोग में ली जाती है। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अपन ले लेते हैं मतलब क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, इसकी मॉर्फोलॉजी आकारिकी कैसी होती है कि यद्यपि एक ही जाति की विभिन्न कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट के आकारिकीय लक्षणों व आकृति, आकार, साइज एवं संख्या में परिवर्तन हो सकता है, किंतु एक प्रकार के ऊतक को बनाने वाली समस्त कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की आकारिकी लगभग समान रहती है। अब देखते हैं शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट विभिन्न आकृतियों के जैसे तंतुवत, फिलामेंटस, प्यालेनुमा मतलब प्यालीनुमा, सॉसर शेप्ड, बिंभाव, डिस्क्वाइड, गोलाकार, स्फीरॉइड, अंडाकार, ओवॉइड तथा मुग्धाकार, क्लब शेप्ड आदि हो सकते हैं। अधिकतर शैवालों की कोशिकाओं में एक बड़ा जालिका रूपी रेटिकुलेट, सर्पिल, स्पाइरल अथवा तारे की आकृति स्ट्रिलेट, तारे की आकृति का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन किसकी बात करते हैं, साइज की। साइज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का आकार कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स की संख्या व पादप के आवास पर निर्भर करता है। छाया में उगने वाले बहुगुणित पादपों की कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट का आकार प्रकाश में उगने वाले द्विगुणित पादपों की कोशिका के क्लोरोप्लास्ट से अधिक होता है। उच्च श्रेणी के पादपों में इन अंगकों क्लोरोप्लास्ट का आकार औसतन 2 से 3 माइक्रोन मोटा व 5 से 10 माइक्रोन लंबा होता है। अब नंबर है बेटा, कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की संख्या लगभग स्थिर रहती है। अधिकतर शैवालों में एक, किंतु उच्च श्रेणी के पादप की कोशिकाओं में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की विस्तृत संरचना जो कि आप डायग्राम में देख रहे हो। तो क्लोरोप्लास्ट की विस्तृत संरचना में आप क्या देखते हो, अपन क्या करते हैं क्लोरोप्लास्ट की सूक्ष्म संरचना। हाँ बेटा बोलो। मैम हमारे एजुकेशन की क्लास है। ठीक है बेटा, एंड कर देती हूँ मैं, आप ज्वाइन कर लो एजुकेशन